नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे, जो हमारे जेआरएफ के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, तो वो है राही। राही कहानी जो है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका जो प्रकाशन वर्ष है राही का, वो क्या है? 1947 ईस्वी। ये जो कहानी है किस संग्रह में है, किस संग्रह में शामिल है? तो ये सीधे सादे चित्र जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के सीधे सादे चित्र संग्रह में ये कहानी है शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी कहानी है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। कि तेरा नाम क्या है? तो वो बोल, राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। क्या किया था? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? तो राही जो है वो कहती है नाज की गठरी। क्या चुराया था? नाज की गठरी। तो बोलती कितना नाज था? एक जो दूसरी औरत भी थी वो भी जेल में बंद थी, तो वो उससे सवाल कर रही थी कि ऐसा क्या चुराया था तुमने जो तुम्हें सजा हो गई? तो उसने कहा नाज की गठरी। तो उसने पूछा कितना नाज था उसमें? तो उसने कहा होगा 5 या 6 शेर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा चुका है। और क्या चुराया था? तो नाज की गठरी। ये भी। तो और सजा कितने दिन की है? तो उसने कहा कि और सजा जो है वो कितने दिन की रह गई है? तो उसने कहा साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। तो उसने क्या कहा? हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगोरी है, मंगरोरी है। देखो कौन सी जाति की हैं? तो मंगरोरी जाति की हैं। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसका बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। किस लिए उसने चोरी की थी? क्योंकि उसके बच्चे जो थे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए उसने चोरी की थी। उसके बाद जो दूसरी महिला थी उसी जेल में, उसका नाम क्या था? अनीता। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की। संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। ये बात राही ने कही। अब तेरे किसके पास, अब जो तेरे बच्चे हैं वो किसके पास हैं? उनका बाप है, अनीता ने पूछा। तो राही की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली बाप तो मर गया सरकार। उसके बाद जेल में उसे मारा था। जेल में वो भी कोई अपराधी से उसको भी जेल की सजा हुई थी, तो जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। कौन? राही का पति। अब बच्चों का कोई नहीं है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा है। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने यह प्रश्न राही से किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर के लिए जेल भिजवा दिया, वहीं वो मर गया। कितनी इंसानियत भरी कोई चीज ही नहीं है। देखो तो बिना कसूर के अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तब भी उठा के उससे अपना बदला चाहिए।
अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा अच्छा जा अपना काम कर। राही थी चली गई। अनीता क्यों आई थी जेल? क्योंकि वो सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ये क्लास दिलवा दिया था। ऐसा भी होता था कि जितना जिसका पैसा हो, जितना जिसकी जान पहचान, वो कहते हैं ना जुगाड़, तो हो तो उसे वैसा होता है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के लिए अन्न चोरी करते हैं, यानी भूख के लिए, भूख ना रहे या अपने बच्चे को खाना दें इसलिए वो चोरी भी करते हैं। उसके बाद विचारक की आदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, राही भी जेल में थी और राही के जो छोटे छोटे बच्चे थे और उसका पति भी मर गया था, तो बच्चे वो क्या करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कोई पता नहीं। एक और तो वह यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के जीवन में कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ये बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता जो है ये बात सोच रही थी। उसके बाद अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खादर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही भी कांग्रेस के भक्त बन गए। अब खद्दर भी पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ कि जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति जो है नहीं है, वरन वो है एक मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ अनुभूति भी हुई कि अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखे भूखे नंगे भाई बहनों को यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण करके, तो हमें सचमुच अपने देश की सेवा का हमें ऐसा लगेगा और गौरव होगा कि हमने सचमुच ही अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। उसके बाद किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं। किसानों की जो दुर्दशा होती है, उनके साथ जो अन्याय होता है, तो अनीता सोच रही है कि उससे हम बहुत ही कम परिचित हैं, थोड़े ही कम हैं। पर इन गरीबों के पास ना घर है, ना द्वार है, अशिक्षा है और अज्ञान है। ना तो ये शिक्षित हैं, ना तो इनको ज्ञान है।
का इतना गहरा पर्दा उसकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। कौन किसका? मंगरोरी जाति का, जिसकी जो जाति की अनीता है। तो वहाँ अगर बहू है उसको चोरी सिखाती है सास, और अगर पुत्री है तो माँ उसको चोरी सिखाती है, मांगना सिखाती है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ डेरा डाल के तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारधारा की उच्च सहायता पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कछेक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य परायण का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अनास्था और मानवता से बढ़कर कोई मानव धर्म नहीं है। ये बात सही है कि किसी भी जाति का हो, किसी की भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन इंसानियत से और मनुष्यता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। अगर धर्म है तो वो है मानवता का, इंसानियत का। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। फिर उसने रात को एक सपना देखा। क्या देखा सपने में? कि रात में उसने एक सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई और वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते और स्त्रियां सूत काटती, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते और रुई धुनते। शाम को रोज उनको रोज धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। ये सपना देख रही थी अनीता। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता वो यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो ये थी हमारी कहानी राही। नेट जेआरएफ में हमारे 21 कहानियां थी, तो 21 ही सारी लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ी हैं और सबकी प्लेलिस्ट बनी है, उन्हें पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी राही, जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।